हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर जो चौथा चल रहा था उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर रह गए थे कराने के लिए, तो आपको आज की क्लास में कराए जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से आपके पेपर्स में पूछे जाएंगे। तो आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास, जो लड़के क्लास 10 में या लड़कियां पढ़ती हैं उनके पास शेयर करें, जिससे कि उनके विज्ञान में 70 में 70 आ सकें। आपका अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न दिया है, चैप्टर 4 के हैं ये अभ्यास उत्तर के। पहला प्रश्न दिया है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें उसके बाद इसके विकल्प दिए रहेंगे पेपर में, ए नंबर, बी, सी, डी। इनमें से ए में क्या दिया है? ए नंबर में आपका दिया है 6, यानी 6 सहसंयोजक आबंध हैं। नंबर बी 7 सहसंयोजक आबंध हैं। नंबर सी है आपका, इसमें दिया है 8 सहसंयोजक आबंध हैं। नंबर डी है, इसमें दिया है 9 सहसंयोजक आबंध हैं। पहले प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, तो इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर डालेंगे, लिखेंगे बी नंबर। उत्तर में लिखेंगे 7 सहसंयोजक बंधन हैं। क्या लिखेंगे? 7 सहसंयोजक बंधन हैं। प्रश्न नंबर आपका सेकंड है, दिया ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह, उसके बाद इसके विकल्प दिए हैं। ए नंबर में दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बी नंबर है आपका एल्डिहाइड। नंबर सी है कीटोन। नंबर डी है एल्कोहल। तो आपका कौन सा सही है इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा सी नंबर, कीटोन। प्रश्न क्या बोल रहा था आपका? ब्यूटेनॉन चतुर्कार्बन यौगिक है, जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनॉन का चतुर्कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो किसका प्रकार्यात्मक समूह होता है? कीटोन का। उत्तर में क्या लिखेंगे? सी नंबर डाल देंगे, लिखेंगे कीटोन। अगला प्रश्न नंबर है आपका तीसरा, जिसमें दिया है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि, तो इसका मतलब क्या होगा? यदि खाना बनाते हैं और उसके बर्तन की तली जो होती है वह काली होती है, तो इसका मतलब क्या है? प्रश्न में आपका पूछ रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब है कि, आपका विकल्प दिया है। नंबर ए, भोजन पूरी तरह नहीं पका है। नंबर बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नंबर सी, ईंधन आर्द्र है। नंबर डी, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इनमें से आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आपका बी नंबर सही होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्योंकि जब ईंधन सही से नहीं जलेगा तभी आपका बर्तन ज्यादा काला होगा। तो उत्तर में क्या लिखेंगे? बी नंबर डाल देंगे, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला प्रश्न है आपका चौथा, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। चौथा प्रश्न क्या है? CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य होते हैं और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के मध्य होता है। क्या लिखेंगे इसमें? CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन व हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य होते हैं और एक एकल बंध कार्बन व क्लोरीन के मध्य होता है। आपका समीकरण दिया है, बीच में सी है और एक H इधर, एक इधर क्या हो जाएगा? Cl, यानी कि कितने हाइड्रोजन है इसमें? H के नीचे 2 कर देंगे, इधर H के नीचे, H के साइड में 2, इधर 2, यानी कि सबसे क्लोरीन जो आपका C है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 2 2, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे, 2 इससे। ठीक,
तो इधर फिर क्या लिखेंगे, Cl, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें हो जाएंगे आपके 5 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो जाएगा आपका, 2 इधर, 2 4, एक ये 5, अब 5 2 7, इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसमें आपके कितने हैं, इसमें 2 थे, इसमें कितने थे, 2, इसमें कितने थे, 2। अब ये बीच में जो आपका C है, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, बीच वाले जो आपका मध्य में क्लोरीन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, परमाणु हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 8, 2 4 6 8। अथवा क्या लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड, इधर C के बाद सिंगल बॉन्ड Cl। अगला प्रश्न नंबर है आपका 5वां, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। ए नंबर दिया है एथेनाइक अम्ल, बी नंबर है H2S, सी नंबर है प्रोपेनॉन, डी नंबर F2। आपका उत्तर है ए नंबर डालेंगे एथेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, CH3COOH, उसके बाद क्या दर्शाएंगे, सी लिखेंगे पहले, CCOH, क्या लिखेंगे, CCOH, उसके बाद इनमें क्या क्या दर्शाएंगे, एक H ऊपर ले लेंगे, एक इधर एक इधर, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे, इस H में 2 इलेक्ट्रॉन, इस H में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर जो C है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो होगा इसमें कितने हो जाएंगे, C में 2 4 6 8, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, और इनमें केवल 2 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इस C में हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो आपका सेकंड दूसरे नंबर पर C है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4, और 4 इसमें ऊपर आपको O से मिल रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और 8 में कितने हो जाएंगे, 2 4 6 और 4 10, इस O में 10 हो जाएंगे। इधर O में कितने हैं, 2 4 6 8, इसमें 8 हो जाएंगे, और इस H में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगला प्रश्न है आपका पॉइंट इसी का 5वें का बी नंबर है, इसमें दिया है H2S। H2S को कैसे दर्शाएंगे, बीच में आपका S हो जाएगा, और इधर H इधर S, यानी कि H2 बार, यानी H 2 बार है, S 1 बार है। क्या दिया, H2S, यानी H 2 बार है, एक H इधर दर्शा देंगे, एक इधर, बीच में क्या कर देंगे S। S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6 8। अब इस H में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, इस H में 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, और S में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगला आपका इसी 5वें का पॉइंट C है, इसमें दिया है प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में क्या कैसे दर्शाएंगे समीकरण, बीच में C रख देंगे, ऊपर H, इधर H, इधर नीचे H। अब C में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके, सभी H में 2 2 इलेक्ट्रॉन आपके दर्शा दिए जाएंगे। उसके बाद जब सभी से 2 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो C के पास कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके पास, 8 हो जाएंगे। फिर ये C है, इसमें 2 इधर से मिल जाएंगे, 2 इधर से, और इसमें कितने मिलेंगे ऑक्सीजन से आपको, 2 4 4 8, ऑक्सीजन के पास 8 है, तो ऑक्सीजन से 4 ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 2 2 4 4 8, C के पास 8 हो जाएंगे। इधर ये 2 ऊपर से ले लेगा, 2 नीचे से ले लेगा, 2 इधर से, 2 इधर से, 2 4 6 8, इसके पास, इस C के पास 8 हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, इसके भी 8 हो जाएंगे, और H जो आपके बचेंगे इनके कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने कितने, 2 2। आपका डी नंबर है, इसमें दिया है F2, F को यानी 2 बार F रख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, F में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि दोनों F में से कॉमन कितने मिल रहे हैं, 2, और टोटल कितने हो जाएंगे, 2 4 6 2 8, यानी कि 8 इसमें इधर से हो जाएंगे, इधर से कितने हो जाएंगे, 2 4 6 8, दोनों F के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 2 कॉमन में आ जाएंगे, तो कितने कितने बचेंगे, 6 इसके पास बचेंगे, तो 6 इसके, और 2 कॉमन हो जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएगा, F2, यानी दोनों F में 2 कॉमन है। अगला प्रश्न नंबर 6 है आपका, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। क्या प्रश्न है आपका 6ठा नंबर, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। पेपर में आपके इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यदि आपको हेडिंग लिखाया जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि प्रश्न क्या
पूछ रहा है हम क्या लिखें। तो प्रश्न में आपके जो पेपर होते हैं बोर्ड वाले उसमें इसी तरह के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। यदि आप प्रश्न को एक बार पढ़ लेंगे उसके बाद उत्तर पढ़ेंगे तो आपका तुरंत उत्तर आ जाएगा। इसमें दिया समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो हेडिंग डाल देंगे समजातीय श्रेणी। क्या लिखेंगे हेडिंग में, समजात श्रेणी। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसकी संरचनाएं एवं रासायनिक सूत्र समरूप होते हैं तथा जिनके किन्हीं दो साथ साथ वाले यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है, क्या कहलाते हैं, समजात श्रेणी। तो समजात श्रेणी में क्या लिखेंगे, कार्बन यौगिकों का एक ऐसा समूह जिसकी संरचना एवं रासायनिक सूत्र समरूप होते हैं तथा जिनके किन्हीं दो साथ साथ वाले यौगिकों के आणविक सूत्रों में CH2 का अंतर होता है। उदाहरण लिखेंगे, काले पेन से पेपर में आप जहाँ जहाँ हेडिंग डालें वहाँ काले स्केच का ही प्रयोग करें जिससे आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। तो उदाहरण काले स्केच से डाल देंगे। क्या लिखेंगे, एल्केनों की समजातीय श्रेणी। उदाहरण में क्या लिखेंगे, एल्केनों की समजातीय श्रेणी। उसके बाद इधर क्या डालेंगे, काले स्केच से ही डालेंगे एल्केन का नाम, इधर आणविक सूत्र। उसके बाद डालेंगे पॉइंट फर्स्ट मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, CH4। पॉइंट सेकेंड एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6। पॉइंट थर्ड है आपका प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8। उसके बाद पॉइंट 4 है आपका ब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C4H10। पॉइंट आपका 5 है, इसमें दिया है पेंटेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C5H12। पेंटेन का क्या होता है आणविक सूत्र, C5H12। आपका छठा पॉइंट है हेक्सेन में क्या होगा आणविक सूत्र, C6H14। क्या लिखेंगे, C6H14 यानी कि C6H14। यह किसका होता है आणविक सूत्र, ये होता है हेक्सेन का। आपका प्रश्न नंबर 7वां दिया है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनाइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। क्या दिया है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथनॉल एवं एथेनाइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। आपका उत्तर दिया है, पॉइंट फर्स्ट डालेंगे एथेनोइक अम्ल CH3COOH कोष्टक के अंदर लिख देंगे। उसके बाद का क्वथनांक 391 के है, जबकि एथनॉल कोष्टक के अंदर C2H5OH का क्वथनांक 351 के होता है। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल CH3COOH का क्वथनांक 391 के है, जबकि एथनॉल C2H5OH का क्वथनांक 351 के होता है। पॉइंट सेकंड में क्या लिखेंगे, एथेनोइक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। एथेनोइक अम्ल कैसा होता है, एथेनोइक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, परंतु एथनॉल में अभिलाक्षणिक एल्कोहली गंध होती है। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, परंतु एथनॉल में अभिलक्षणिक एल्कोहली गंध होती है। आगे हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण। उसके बाद पॉइंट सेकेंड डालेंगे, इसमें पॉइंट फर्स्ट डालेंगे रासायनिक गुण में लिखेंगे लिटमस पर प्रभाव। एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये रासायनिक गुण है, क्या है, लिटमस पर प्रभाव क्या पड़ेगा, एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को यानी नीले लिटमस के पात्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है, परंतु एथनॉल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है।
जो आपका एथेनोइक अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और एथेनॉल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। पॉइंट सेकेंड है आपका दिया इसमें, एथानोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। एथेनॉल बुदबुदाहट नहीं देता है। क्या लिखेंगे पॉइंट सेकंड में, एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट, इंग्लिश में पढ़ेंगे ब्रिस्क इफ्रेवेंसेंस देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इंग्लिश से लिखना हो तो लिखें, नहीं तो हिंदी से केवल आप यदि हिंदी मीडियम के तो हिंदी का ही प्रयोग करें। लिखेंगे एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कोष्टक के अंदर के विलयन के साथ तीव्र बुदबुदाहट देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के विलयन के साथ कोई बुदबुदाहट नहीं देता है। आप वीडियो को रोक रोक के इसको नोट्स बना सकते हैं। यदि आप डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, तो भी आप समझ समझ के वीडियो को रोक रोक के समझ के पढ़ें। आपका अगला प्रश्न नंबर 8वां दिया है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, साबुन तथा अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर होता है। क्या लिखेंगे, साबुन तथा अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर होता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरोधी होती है एवं ऋणात्मक सिर जल रागी होता है। जल के अणु ध्रुवीय होते हैं, अतः वे विलयन में विद्यमान साबुन या अपमार्जकों अणुओं के आयनिक हिस्से कोष्टक में लिख देंगे सिर को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इनकी लंबी कार्बनिक पूंछ स्वतंत्र रहती है। जब साबुन या अपमार्जक अणु जल में घोले जाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं गुच्छों को मिसेल कहते हैं। एथेनॉल से मिसेल नहीं बनेगा क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है। क्या लिखेंगे, मिसेल से एथेनॉल, क्या लिखेंगे, मिसेल, गुच्छों को मिसेल कहते हैं। एथेनॉल से मिसेल नहीं बनेगा क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं होते हैं। जो आपका मिसेल होता है उससे एथेनॉल से क्या नहीं बनेंगे, मिसेल नहीं बनेंगे क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है। आपका प्रश्न था, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? आपके यह प्रश्न अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको सही से याद करें। लिखेंगे, साबुन तथा अपमार्जकों में एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ तथा एक ऋणात्मक सिर होता है। हाइड्रोकार्बन पूंछ जल विरोधी होती है एवं ऋणात्मक सिर जल रागी होता है। जल के अणु ध्रुवीय होते हैं। यह वे विलयन में विद्यमान साबुन या अपमार्जकों अणुओं के आयनिक हिस्से कोष्टक में सिर को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन इनकी लंबी कार्बनिक पूंछ स्वतंत्र रहती है। उसके बाद लिखेंगे, जब साबुन या अपमार्जक अणु जल में घोले जाते हैं तो इनके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का निर्माण कर लेते हैं। इन्हीं गुच्छों को मिसेल कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे,
एथेनॉल से मिसेल नहीं बनेगा क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है। क्या लिखेंगे? एथेनॉल से मिसेल नहीं बनेगा क्योंकि यह ध्रुवीय अणु नहीं है। आपका 9वां प्रश्न है, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? 9वां प्रश्न क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए अधिकतर कार्यों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? जो आपका कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों के दहन पर क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे जो आपके कार्बन के पदार्थ होते हैं तथा कार्बन के यौगिक होते हैं, उसमें दहन पर क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए अधिकतर कार्यों के लिए कार्बन तथा इसके यौगिकों को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका 10वां क्वेश्चन है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। प्रश्न कह रहा है आपका 10वां, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। उत्तर लिखेंगे, कठोर जल में Ca2 पॉजिटिव तथा Mg2 पॉजिटिव आयन होते हैं। यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बना देते हैं जो अघुलनशील होते हैं। इन्हें अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण झाग का निर्माण नहीं होता। क्या लिखेंगे? कठोर जल में Ca2 पॉजिटिव तथा Mg2 पॉजिटिव आयन होते हैं। यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण बना देते हैं जो अघुलन होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के कारण झाग का निर्माण नहीं होता। उसके बाद समीकरण लिखेंगे, 2C17H35 COONA प्लस Mg2 पॉजिटिव, इन दोनों को आपस में क्रिया कराने पर क्या मिलता है आपका? यानी सोडियम स्टेरेट साबुन, और इसका क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? C17H35 COO का होल ट्वाइस Mg प्लस 2Na पॉजिटिव। जब हम सोडियम स्टेरेट साबुन का Mg यानी मैग्नीशियम के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका? मैग्नीशियम स्टेरेट अवक्षेप प्राप्त होगा। आपके आगे के प्रश्न आगे कराएंगे, या आपका 11वां प्रश्न तक आज करा देते हैं और आगे के प्रश्न अगली क्लास में कराए जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करते रहें अपने दोस्तों के पास। जो भी बच्चे क्लास 10 में लड़के या लड़कियां पढ़ते हैं उनके पास जरूर शेयर करें, जिससे कि उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए विज्ञान की, क्योंकि आपके फरवरी लास्ट में बोर्ड पेपर शुरू हो जाएंगे कक्षा 10 और 12वीं के। आपका 11वां प्रश्न दिया है, यदि आप लिटमस पत्र कोष्ठक के अंदर लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा? इसका उत्तर लिखेंगे, साबुन का विलयन क्षारीय होता है, अतः लाल लिटमस नीला हो जाएगा। क्या लिखेंगे? साबुन का विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है, अतः लाल लिटमस नीला हो जाएगा। आपका 12वां प्रश्न नंबर से आगे की कराए जाएंगे, तो आप चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे सभी बच्चों की क्लास 10 की विज्ञान की अच्छे से तैयारी हो जाए, जिससे बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।